नमस्कार, मैं जनमत का श्रीम गौतम। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में जिस तरीके के बदलाव हुए थे, 5 साल जिस तरीके की शांति देखने को मिली थी, 2024 में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद उन परिस्थितियों में एकदम से उलट बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की बानगी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अलग अलग पैटर्न पर वोटिंग की है, यानी कि कश्मीर घाटी में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जैसे दलों को जो मुस्लिम मत वाले मतदाता है उन्होंने एक तरफा जीत दिला दी है, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। इसका मतलब यह है कि जम्मू रीजन के लोग पूरी तरीके से 370 जो हटाई गई उससे बहुत ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग है वो उसको इतना बरगलाया गया है कि वो ये मानता है कि 370 और 35 से उनका विशेषाधिकार था जो उन्हें वापस मिलना चाहिए, और जिसके वायदे भी तमाम पार्टियों ने चुनाव के दौरान किए। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके की हरकतें, हंगामा देखने को मिल रहा है, और उस सब के ऊपर उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से चुपचाप बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, उससे एक और इसी तरीके के नगर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो पुराना तस्वीरें भी सामने आ जाती है, जब वो विधानसभा में जानबूझकर हंगामा कराते थे और फिर उस पर मजे लेते थे, क्योंकि विधानसभा के अंदर एक विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है मेंबर्स को कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, उसके खिलाफ किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। यही वजह है कि धारा 370 जो देश विरोधी थी, जो भारतीय संविधान के एक तरीके से नकारती थी, 35 से जो उसे नकारती थी, जो कि जवाहर के विशेष आग्रह की वजह से, चूंकि जवाहर और शेख अब्दुल्ला के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती थी, उसी की वजह से उसको थोपा गया था भारत के संविधान के ऊपर, क्योंकि ये धारा भारत के ओरिजिनल संविधान में नहीं थी। और इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में 2 झंडे हुआ करते थे, 2 संविधान भी हुआ, और ये पहली बार हुआ था कि जम्मू कश्मीर के किसी मुख्यमंत्री ने जब अपने पद की शपथ ली तो भारत के संविधान की शपथ ली और उसको अक्षुण्ण और एक अखंड बनाए रखने का भी वायदा किया। लेकिन ऐसा लगता है कि उस शपथ को उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी या दूसरी पार्टियों के जो तमाम विधायक है वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए हैं। जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो जब 370 और 35 से वह लागू थी तो तमाम पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी। सेना और सुरक्षा बलों के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादी आक्रमण करते थे, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती थी तो स्थानीय लोग उनको यानी आतंकवादियों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते थे, और वो एक तरीके से उन्हें कवर फायर देते हुए उन्हें बचाकर निकल जाते थे। कश्मीर में स्थिति ये थी कि आतंकवादी स्थानीय लोगों के घरों में रुकते थे, उनसे इनपुट लेते थे और उन्हीं की मदद से हमले भी किया करते थे। अभी देखने को जिस तरीके से मिल रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है या विधानसभा चुनाव हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो गैर कश्मीरी हैं, जो जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपनी मेहनत और पसीना लगाने में लगे हुए, उन पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, सेना जवाब दे रही है, अर्धसैनिक बल भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोग और स्थानीय जो पार्टियां हैं वो अब खुलकर इस हंगामे का, इस आतंकवाद का इनडायरेक्टली समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला पहले जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, अब उन्होंने फिर से वही बयानबाजी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया है कि कश्मीर रीजन के लोग 370 हटने से खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि फिर से 370 और 35 के वो प्रावधान लागू किए जाए जिसमें अनुसूचित जातियों को जम्मू कश्मीर में 2म दर्जा हासिल था। कश्मीर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए हुए लाखों लोग रहते थे, जो कि ज्यादातर अनुसूचित जाति के ही लोग थे, ज्यादातर दलित लोग थे, महादलित लोग थे, और उनको सरकारी नौकरियों में किसी भी तरीके का ना आरक्षण प्राप्त था और ना ही वो नौकरियां कर सकते थे। एक वहां पर एक अटपटा विधान था कि अनुसूचित जाति के लोग सफाई कर्मी की नौकरी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो कितने भी पढ़े लिखे हो जाए तब भी वो जम्मू कश्मीर की सरकार में कोई ऊंचा पद नहीं ले सकते। उसी तरीके से उन्हें जमीनें खरीदने का भी अधिकार नहीं था। लड़कियों को भी तमाम भेदभाव वहां पर सामना करना पड़ता था। अगर कोई कश्मीरी लड़की भारत के किसी अन्य इलाके के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसके कश्मीर के अधिकार खत्म हो जाते थे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो ऐसा नहीं होता था।
यानी उनको भी तमाम अधिकारों से वंचित किया गया था। आतंकवादियों को एक तरीके से संरक्षण 35 और 370 की वजह से मिला हुआ था। तमाम आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35A के प्रावधान खत्म कर दिए गए, उसके बाद ये सारी चीजें देखने में नहीं मिल रही थी। 2018 में जहां 1318 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, वही 23 और 24 में ये घटनाएं 0 पर आ गई थी। अगर आतंकवादी हमलों की बात की जाए तो 125 से ज्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी 2018 के आसपास, लेकिन उनमें इतनी कमी आई कि 2023-24 में 13-14 घटनाएं आई, यानी कि उसका 10% घटनाएं भी मिल रही थी, और वो भी बड़ी आसानी से सेना और सैनिक बल उनको काबू कर लेते थे। लेकिन जब से नई सरकार चुनकर आई है, इन घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, और उसकी वजह यह है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में जब भी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी आते हैं, तो जब तक उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, वो अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते। और इन पार्टियों ने जिस तरीके के वायदे किए थे, उसके बाद फिर से जो स्थानीय लोग हैं वो इन आतंकवादियों को मदद करते हुए ही नजर आ रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने में जो घटनाएं देखने को मिली है, उनमें साफ समझा जा सकता है कि स्थानीय लोगों की मदद से ही आतंकवादी इस तरीके के हमले करने में कामयाब हुए हैं। चाहे वो मजदूरों पर हमला हो, चाहे कर्मचारियों पर हमला हो, या इसी तरीके से दूसरे लोगों पर जो हमले हुए हैं, सेना के पोर्टर्स के ऊपर जो हमले हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का इनपुट ही शामिल है। इसको लेकर हम अपना भी एक अनुभव आपको बताते हैं। अखनूर में 2004 में आतंकवादी हमला हुआ था सेना के कैंप पर। उसके करीब 3-4 महीने बाद हमारा एक भाई जम्मू कश्मीर में तैनात था सेना में, हम उसके आगे हुए थे रहने के लिए। तो हम एक दिन आर्मी का जो मार्केट एरिया होता है, वहां पर नाई की दुकान पे है, हम अपने बाल कटा रहे थे। वो नाई मुस्लिम था, और हमने उससे बातों बातों में ये पूछा कि भाई यहाँ पे जो आतंकवादी आते हैं, वो आतंकवादी कैसे होते हैं, आप लोगों को क्या लगता है वो किस तरीके से आतंक। तो वो उसने जो जवाब दिया, आप भी उस जवाब को सुनकर हिल जाएंगे। उस व्यक्ति का ये कहना था कि यहाँ कोई आतंकवादी नहीं आता है, कोई भी आतंकवादी नहीं होता है, वो सब हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान से आते हैं या यहीं के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहकर आते हैं, और हम लोगों को आजाद कराने के लिए कोशिश करते हैं। ये सेना झूठ बोलती है, पुलिस झूठ बोलती है, और उन्हें आतंकवादी का नाम दे देती है। वो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, आपके जैसे ही आदमी है, आतंकवादी कहाँ है। यानी कि वहां का जो आम नागरिक है, उसकी नजर में ये जो आक्रमण करने वाले, जिहाद फैलाने वाले या उपद्रव करने वाले, खून खराबा करने वाले लोग हैं, वो उनके भाईबंद हैं। ये जो सोच है, ये सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और राशिद इंजीनियर जैसी पार्टियों के द्वारा वहां पर बढ़ावा दिया गया है, और इसको पोषित किया गया है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, जहां जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों में वायदा किया था कि वो 370 हटाने की कोशिश करेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, वही पीडीपी ने किया, बाकी पार्टियों ने भी किया। कांग्रेस ने वहां पर यह तो कहा कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन 370 पर ना तो उन्होंने ये कहा कि वो इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, और ना ही ये कहा कि 370 और 35 से जो हटा है वो उसके समर्थन में है। यानी राष्ट्र के हित में, देश की अखंडता के हित में कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती है, और इसी का परिणाम अब देखने को मिल रहा है। इसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि अब इससे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या है। तो उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 370-35A इतिहास की बातें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि वो कब्र में दब गई हैं, उनको अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है। वही गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो या अब्दुल्ला की पार्टी हो, कोई भी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकती है। ये इतिहास की बात हो, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का कोई भी हिस्सा हो, वो भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। विदेशी ताकतों से मिलकर उपद्रव करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। भारत के संविधान के अलावा किसी अन्य संविधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है। भारत के तिरंगे के अलावा किसी भी झंडे को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यही सबसे बड़े प्रावधान थे जो 370 और 35A के द्वारा वहां पर लागू थे। भारत के कानून वहां लागू नहीं थे,
एक बड़ी और दिलचस्प बात समझिए कि भारत के जो तमाम टैक्स पेयर हैं उन्हीं के जेब से जो पैसा जाता है वो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में वहां के डेवलपमेंट पे और वहां के लोगों के रहन सहन पर उनको सुविधाएं देने के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन वहां के लोग आज भी जिस तरीके से पार्टियों के बहकावे में आकर या दूसरे मजहबी कारणों से पाकिस्तान समर्थन में उतर जाते हैं या पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, वो कितना ज्यादा शर्मनाक है इसको समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर का इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, जो कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका कहा जाता है और जो बड़ा इलाका है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा आजाद कश्मीर के तौर पर कहा जाता है, लेकिन जो उससे भी बड़ा हिस्सा है लगभग कश्मीर घाटी के पूरे क्षेत्रफल का लगभग वो चौथाई के करीब बैठता है। वहां के लोग तमाम आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और बार बार कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो भारत में कश्मीर है या हमारे कश्मीर का हिस्से में रहने वाले लोग इस तरीके की अलगाववादी बात करते हुए, विरोधाभासी बातें करते हुए नजर आते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरीके से लोगों को आटा दाल चीनी भी नहीं मिल रहा है और तमाम असुविधाएं मिल रही है। पाकिस्तानी सेना उन पर किस तरीके के जुर्म करती है, उन्हें पीड़ित करती है, अत्याचार करती है, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है और हमें पाकिस्तान के साथ संबंध रखने की छूट मिलनी चाहिए। यही बातें अमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी कहते हुए नजर आते हैं। बार बार वो ऐसी बातें करते हैं। हालांकि जब चुनाव हुआ था उसके बाद अमर अब्दुल्ला ने तमाम ऐसे संकेत दिए थे कि वो 370 पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि ये केंद्र सरकार की मर्जी के बिना वहां से हट नहीं सकती और हम चाहेंगे कि हम सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश करें। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही ये सारी बातें हवा हवाई हो गई और अमर अब्दुल्ला भी अपने पिता की ही बातों को रट्टू तोते की तरफ दोहराते हुए नजर आने लगे या फिर वो चुप्पी साध कर विधानसभा में हंगामा करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आने लगे। ये सारी चीजें किसी भी तरीके से न तो जम्मू कश्मीर के लिए और न भारत के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ एक झटका उनको तब लगा जब अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में वापसी हो गई। नहीं तो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि अगर कमला हैरिस लौट कर आएगी तो ये मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा। हालांकि भारत की जो संप्रभुता और एकता अखंडता का यह मुद्दा है, भारत का अंदरूनी मामला है, किसी भी देश को उस पर बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश या दूसरे जो तमाम पाकिस्तान समर्थक देश हैं, वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं और इन बातों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके के बदलाव 370-35 से हटने के बाद आए हैं, आज अनुसूचित जातियों को वहां विधानसभा में भी आरक्षण मिला और नौकरियों में भी आरक्षण मिल रहा है, वहां जमीनें भी वो खरीद सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए वोट भी कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें ये वोट देने का अधिकार नहीं था। इन सारे बदलावों को जो स्थानीय लोग हैं, जो पाकिस्तान को अंदर खाने समर्थन करते हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि उनका सरकारी नौकरियों में जो एकाधिकार था इससे खत्म हो गया है, जम्मू रीजन के लोग भी अब नौकरियों में आराम से आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विदेशी निवेश भी आमंत्रित करने की बात हो रही है और देश के जो तमाम औद्योगिक घरानों ने वह 2500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, उससे भी उन लोगों को चिढ़ लग रही है, जबकि उसका फायदा उन्हीं लोगों को होना है। भारत सरकार जिस तरीके से तमाम जो आयुष्मान योजना हो या दूसरी भारत सरकार की योजनाएं थी जो पहले वहां लागू नहीं होती थी, उन सबको वहां 5 साल से लागू कर रही है। उसके बावजूद ये लोग इतने एहसान फरामोश हैं कि ये अभी भी अलगाववाद समर्थक पार्टियों का ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से गिलानी जैसे आतंकवादी को वहां पर सम्मान देने की बात की, पीडीपी जिस तरीके से खुलकर कहती है कि जो यासीन मलिक जैसे लोग हैं वो उनके आजादी के क्रांतिकारी हैं। इन सारी चीजों के बाद अब ये ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें जारी रहीं, अमर अब्दुल्ला इसी तरीके से निर्लज्जता दिखाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है। तमाम लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य होता तो ये आतंकवादी घटनाएं और ज्यादा बढ़े चढ़े स्तर पर दिखाई देती, क्योंकि अभी वहां पर यूनियन टेरिटरी का कानून लागू है। इसलिए ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास है, अर्धसैनिक बल हो, सेना हो, उनके पास अभी फ्री हैंड है। लेकिन अगर ये पूर्ण राज्य होता तो ममता बनर्जी की तरह से वहां पर पुलिस ऊपर पूरा जो कंट्रोल है वो अब्दुल्ला का होता और आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरीके से वहां संरक्षण भी मिल रहा होता।
अब ऐसा लगता है कि पूर्ण राज्य का मामला एकदम से खटाई में पड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी मांग ये उठती रही है कि जम्मू रीजन को इससे अलग कर देना चाहिए, कश्मीर घाटी को अलग कर देना चाहिए और जम्मू के 3 अलग अलग राज्य बना देने चाहिए, जिसमें एक लद्दाख हो, एक जम्मू हो और एक कश्मीर घाटी हो। ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके से वोटिंग होती है वो कश्मीर घाटी से एकदम अलग है। कश्मीर में जो वोटिंग होती है वो जम्मू घाटी से, जम्मू का जो क्षेत्र है, मैदानी इलाका है, उससे अलग है। लेकिन इसका एक नुकसान हो सकता है कि अगर कश्मीर को अलग राज्य बना दिया गया तो वहां पूरी तरीके से ये अलगाववादी पार्टियां ही हावी हो जाएगी और ये फिर वहां पर पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों को निर्लज्जता के साथ बढ़ावा देने का काम करेंगी। लेकिन जम्मू रीजन के लोग ये कहते हैं कि हमारा तो विकास हुआ, कम से कम हम इनकी वजह से जो पिस रहे हैं, हम देश के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के तमाम जो दूसरे कानून हैं, दूसरे तौर तरीके हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं और यही सब कुछ विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में अगर नौबत आती है 370 के नाम पर इसी तरीके से हंगामा जारी रहा तो राष्ट्रपति शासन लगने की, तब ये इन बातों पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है और जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग राज्य बनाए जा सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा फायदा जम्मू रीजन को मिलने वाला है। क्योंकि जम्मू रीजन में तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भारत के साथ है, भारत के समर्थन में है और यही वजह है कि वहां पर राष्ट्रवादी पार्टी को लोगों ने खुलकर समर्थन दिया, जबकि बहुत से लोग स्थानीय नेताओं से वहां पर नाराज भी थे और नाराजगी का एक नजारा तब देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या कुल्हाड़ी के ऊपर वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से हंगामे को समर्थन करते रहेंगे, आतंकवाद को समर्थन करते रहेंगे, आतंकवादी गतिविधियां इसी तरीके से होती रहेंगी, तो आप निश्चित मानिए कि महीने 2 महीने में या हो सकता है 10-15 दिन में जम्मू कश्मीर में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। साथ ही साथ उन राष्ट्र की दूसरी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध करिए, नरेंद्र मोदी का आप विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर अलगाववाद और 370-35 का समर्थन करेंगे तो देश की जनता आपको भी माफ नहीं करने वाली है। जय हिंद।